Before going into the discussion of this session, I would like to highlight that in this session we would mainly focus on the renal dose adjustment, and we would not discuss about the acute renal failure or the chronic renal failure and the dialysis dosing. We would mainly focus on the renal dose adjustments. First of all, that what's the renal impairment do? Basically, kidney is an important organ of your body, and that regulates the body fluids, electrolytes, and it removes the metabolic waste from your body. Apart from this, it also helpful in the excretion of the drugs. So, if the kidney function is being compromised, the drug excretion is also compromised. Apart from that, the kidney impairment, metabolic processes of the body is also affected, but the drugs are also affected in this case. So the main focus of today's topic is that the excretion of the drugs and how we can work on the renal dose adjustment. Impairment and degradation of the kidney function affects the pharmacokinetics of the drugs, and we will also discuss that in what way the drugs kinetics is being affected. सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वाई रीनल ड्रग डोज एडजस्टमेंट इज इम्पोर्टेंट. If we not go for the dosage adjustment, it can leads to the toxicity, and it is also leads to the therapeutic failure. So it is important to prevent the toxicity and maintain the therapeutic levels of the drugs. And in some cases, the pharmacodynamics of the drug is also being affected. For example, in case of the benzodiazepines, where the CKD patients become more sensitive to this drug. Okay, for what drug adjustment is required? सबसे पहले इसमें ये चीज़ आ जाती है कि किस तरह की जो ड्रग्स होती हैं जिनमें आपको एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है. सो ये कोई पेट गाइडलाइन या कोई पेट एरिया नहीं है जहाँ से हमने ये चीज़ों को पिकअप किया है. इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑन दी ड्रग रिलेटेड पैरामीटर्स. those drugs that are nephrotoxic, उनके भी हमें डोज एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. एंड those drugs that are renally excreted, वो नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है लेकिन वो रीनली एक्सक्रीटेड हैं. और कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि जिनमें ये दोनों पैरामीटर्स इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है एम्फोटेरिसिन, वो इट सेल्फ रीनली एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व नहीं होती, वो लिवर से मेटाबोलाइज होती है, लेकिन ये जो है नेफ्रोटॉक्सिक होती है. सो वेन एवर वी सॉ दैट कि पेशेंट को ड्रग इंड्यूस नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रही है या नेफ्रोटॉक्सिसिटी डेवलप हो रही है, वी हैव टू रिड्यूस द डोज ऑफ द एम्फोटेरिसिन. Similarly, carbapenems are not nephrotoxic drugs, but in these cases we have to adjust the dose. Why? Because उसके केस में हमें क्या करना है कि बॉडी से ड्रग को एक्सक्रीट करवाना है. अदरवाइज क्या होगा कि बॉडी में एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी और उसके नतीजे में जो वो वाली ड्रग दूसरे साइड इफेक्ट्स कॉज करती है वो स्टार्ट कर देगी. एक थर्ड ऑप्शन है हमारे पास जिसमें हमारे पास दोनों चीज़ें आती हैं, जो कि ड्रग नेफ्रोटॉक्सिक भी होती है और रीनली एक्सक्रीटेड भी होती है, जिसकी बहुत टिपिकल और कॉमन एग्जांपल है वेंकोमाइसिन एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स. वट टाइप ऑफ द ड्रग्स नीडेड द एडजस्टमेंट में हमारे पास एक और कैटेगरी आती है जिसके अंदर हम ड्रग मॉलिक्यूल्स की बेसिस पे ड्रग को डिफाइन करते हैं. ड्रग्स दैट आर लार्जली क्लियर्ड बाय द किडनी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कार्बापेनम्स जो हैं वो रीनली एक्सक्रीट होते हैं. इसी तरह से हैव अ हाई प्रोटीन बाइंडिंग, बिकॉज जब सीकेडी का पेशेंट होता है उसके अंदर क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म अफेक्टेड होता है और ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो बॉडी में उस तरह से एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहे होते. तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो ब्लड में रहते हैं और एट द एंड जो आपकी बॉडी में प्रोटीन अवेलेबल होती है, फॉर एग्जांपल एल्ब्यूमिन वगैरह ब्लड में जो अवेलेबल है, उसको वो डिस्प्लेस करते हैं. तो जो ड्रग्स हमारी हाईली प्रोटीन बाउंड है उनके नतीजे में भी वी हैव टू कंसीडर दिस एडजस्टमेंट. वो ड्रग्स जिनका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है, क्योंकि हमारे पास मार्जिन बहुत कम होता है, ज़रा सी भी ड्रग एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुई, साइड इफेक्ट्स और जो है वो टॉक्सिसिटी बढ़ जाती होती है. Similarly, in other classes that के small volume of the distribution, because इसके अंदर क्या होता है कि जिन ड्रग्स का small volume of distribution है, इसका मतलब क्या है कि उसकी टिश्यू में डिपोजिशन कम है और वो आपके ब्लड में रिटेन ज़्यादा हो रही है. सो नो अनदर थिंग इज दैट कि किडनी के फंक्शन को कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी में फ्लूइड इम्बैलेंस भी आता है.
तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो ड्रग है वो उसके जो लेवल्स हैं वो अफेक्ट होंगे। रिमेंबर इफ एन इनएक्टिव मेटाबोलाइट इज क्लियर्ड बाय द किडनी, यानी कि अगर वो उसको एक्टिव ड्रग को मेटाबोलाइज लिवर कर रहा है, लेकिन जो उसका मेटाबोलाइट है वो किडनी से एक्सक्रीट हो रहा है और वो मेटाबोलाइट टॉक्सिक है, in that case we also have to adjust the dose. Drugs that have a wide therapeutic range और जो कि predominantly किडनी से मेटाबोलाइज नहीं होती, उनके केस में हमें एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। रीनल डोज एडजस्टमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अक्सर हमें DPIC में, शिफा का जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है, वहाँ पे रिसीव होती है क्यूरीज के पेशेंट का क्रेटिनिन इतना है बट वो डायलिसिस पे है, तो हम उसको कैसे एडजस्ट करें। रिमेंबर दैट कि जो डी रेंज क्रेटिनिन है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, डायलिसिस की डोजिंग जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे स्लाइड में इसको स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है कि अगर पेशेंट डायलिसिस है, यू हैव नथिंग टू डू विद द क्रेटिनिन, और अगर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है तो दैट डोजिंग क्राइटेरिया और डोज एडजस्टमेंट क्राइटेरिया इज टोटली डिफरेंट। और आज के जो लेक्चर में हम मेनली फोकस करेंगे वो डी रेंज क्रेटिनिन क्लियरेंस बेस्ड एडजस्टमेंट्स पर ही ज़्यादा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया था कि ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स अफेक्ट हो जाती है, नॉट ओनली द एक्सक्रीशन। तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप ADME के कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। उसमें सबसे पहले क्या चीज़ आ जाती है, एब्जॉर्प्शन। CKD का जो पेशेंट होता है, आपके पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक AKI का और एक CKD का केस आ जाता है, और दोनों सूरतों में यू हैव टू एडजस्ट द डोज। सेकेंडली, जो आपके पास पेशेंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक आपके पास इन पेशेंट होता है और एक आपके पास आउट पेशेंट होता है। उसके केस में हमने दोनों चीज़ों को सामने रखना है। एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा अफेक्ट या ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हमारे पास OPD के केसेस में आती है। सो यू ऑल्सो हैव टू कंसीडर फ्यू थिंग्स ऑल्सो। यूरेनिया की वजह से इन पेशेंट्स में नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंप्लेंट्स ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ड्रग की डिटेंशन वगैरह भी अफेक्ट होती है। सेकेंडली, गैस्ट्रिक pH भी इंक्रीज कर जाती है यूरेनिया की वजह से, और edema and physical binding of the drugs is also affected. So these parameters are also have to be considered while adjusting for the dose. सेकेंडली, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो अफेक्टेड। जैसा मैंने अभी स्टार्ट में बताया था कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर ड्रग का कम है तो वो उसके एक्सक्रीशन के लिए डोज एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। वाई? बिकॉज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोटीन रिलेटेड है। सिमिलरली, ड्रग्स में प्रोटीन बाइंडिंग जो है वो चेंज हो रही होती है। वो किस वजह से होती है कि ऑर्गेनिक एसिड जो कि रीनली प्रॉपर एक्सक्रीट नहीं हो रहे होते, वो आपके ब्लड में रहते हैं और वो क्या करते हैं कि ड्रग को डिस्प्लेस कर देते हैं। सो फ्री ड्रग अवेलेबल होती है और प्रोटीन के साथ ऑर्गेनिक एसिड्स बाइंड करते हैं, तो इसके नतीजे में आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्ट होती है। सो इन दिस केस यू हैव टू कंसीडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। और ये खास तौर पे आप उस सिचुएशन में कर रहे होते हो जब आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल रहे होते। यू हैव टू सिचुएशंस, लाइक एक आपके पास पता है कि अच्छा ये आउट पेशेंट है, वी गिव दिस डोजिंग टू दिस पेशेंट, दैट्स इट। बट इन सर्टन केसेस एट ए क्रिटिकल एरिया या फिर हॉस्पिटल में एडमिटेड केसेस के अंदर आप ड्रग का रिस्पॉन्स उतना नहीं रिसीव कर पा रहे होते जितना होना चाहिए। So in that cases, you particularly look at into these parameters of like distribution and protein binding. थर्ड ये कि जब कभी भी एक न्यू ड्रग इंट्रोड्यूस होती है, ऑल्दो टुडे जो हमारा सेशन है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ज़्यादा रिलेटेड है, लेकिन एक चीज़ कि जब एक ड्रग न्यू एनालाइज हो रही होती है तो उस वक्त भी हम इन चीज़ों को देख रहे होते हैं कि एब्जॉर्प्शन पे क्या अफेक्ट आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या अफेक्ट आएगा, इसी तरह से मेटाबॉलिज्म पे क्या अफेक्ट आएगा। Variable changes can occur with uremia, and secondly, metabolites can accumulate. And most important thing जो कि हम हमेशा थिंक ऑफ करते हैं कि क्रोनिक किडनी डिजीज से क्या प्रॉब्लम होती है, वो यही होती है कि ड्रग की बॉडी से एक्सक्रीशन। अभी तक की डिस्कशन का मकसद ये था कि वी वांट टू मेक इट क्लियर कि किडनी डिजीज के अंदर रीनल डोज एडजस्टमेंट करते हुए वी ऑल्सो हैव टू कंसीडर absorption, distribution, metabolism and obviously excretion is also being considered। और हम जितने आगे सारी चीज़ों को मेनली फोकस करते होते हैं वो एक्सक्रीशन के ऊपर ही करते हैं। एक्सक्रीशन अल्टीमेटली डिक्रीज कर जाती है इन पेशेंट्स के अंदर एंड ड्रग एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। जनरल रिकमेंडेशन इसके अंदर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक द पेशेंट हिस्ट्री एंड द क्लिनिकल डाटा, estimate the kidney function, we will discuss it in detail कि how we can estimate the kidney function, identify the medications that require the modification,
हर ड्रग के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड होती, स्पेसिफाइड ड्रग्स हैं और स्पेसिफिक किडनी फंक्शन के ऊपर ही उनकी एडजस्टमेंट होती है. आई विल शो द टेबल ऑफ दैट ड्रग, बट रिमेंबर दैट कि देर इज नो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट इन आइडेंटिफाइंग दैट मेडिकेशंस. आप ये नहीं कह सकते कि कोई कॉन्सेप्ट है, कोई फैक्ट है. You have to memorize that drugs, otherwise it is not practical, because knowledge is the combination of both things, concept plus information. So first, if you are not memorizing that, then you cannot identify that how could you go for the renal dose adjustment. Further is that the monitor for the efficacy and the safety, कि आइदर जो आपकी एडजस्टमेंट है वो कितनी एफिकेशियस है, और क्या इन सर्टन सिचुएशन जो हम एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं वो बाज़ दफ़ा पेशेंट के लिए उतनी सेफ नहीं भी होती. रिवाइज द रेजिमेन. और इम्पॉर्टेंट थिंग इसके अंदर जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं किडनी फंक्शन को एस्टिमेट करते हुए, वो होता है यूरिन आउटपुट. बिकॉज यूरिन आउटपुट से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि किडनी कितना काम कर रही है. सेकेंडली, यूरिन जो है वो एक मीडियम है जिससे आपकी बॉडी से ड्रग एक्सक्रीट आउट होकर बाहर आनी होती है. सो इन सर्टन सिचुएशन आपको क्रेटिनिन क्लियरेंस की एस्टिमेशन या किडनी फंक्शन की एस्टिमेशन लग रही होती है कि कम है, बट इफ यूरिन आउटपुट इज एडिक्वेट देन यू हैव टू गो विद द पेशेंट रिलेटेड एडजस्टमेंट्स. दीज आर द कॉमन ड्रग्स है. इसमें मतलब कोई भी एक कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, वी जस्ट हैव टू मेमोराइज इट. एक जनरल सी बात है वो ये कि एंटी माइक्रोबियल्स, ऑल द एंटी माइक्रोबियल्स रिक्वायर्ड द डोजेज एडजस्टमेंट्स. उसमें कुछ हैं जो कि नहीं रिक्वायर करते, फॉर एग्जांपल क्लिंडामाइसिन, लाइंजोलेट, मेट्रोनिडाजोल, बट ये फ्यू है. लाइक यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर मेमोराइज दिस फ्यू वन और आइदर गो फॉर द ड्रग्स दैट रिक्वायर द एडजस्टमेंट. And if it is not being memorized, I will again repeat that you cannot adjust the dose. Similarly, cardiac medications और जो कि हमारी population में बहुत commonly use हो रही होती हैं, ACE inhibitors हो गए और digoxin हो गया. सेकेंडली, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हो गए. एंड लिपिड लोअरिंग थेरेपीज के अंदर जो आपकी स्टैटिन्स हैं, एंड मोर स्पेसिफिकली द रोसुवास्टैटिन, इनके केसेस में यू हैव टू एडजस्ट द डोजिंग. अदरवाइज क्या होगा कि टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी, या फिर क्या होगा कि ड्रग एक्युमुलेशन की वजह से किडनी फंक्शन और वर्सन होना शुरू हो जाएगा. Now start with the estimation of the kidney function through the creatinine. यहाँ से हमारा मेन जो आज का फोकस है वो स्टार्ट हो जाता है कि आप किडनी फंक्शन को कैसे एस्टिमेट करेंगे. वी ऑल नो दैट, हम सब ने इस चीज़ को पढ़ा है कि हम मेजरली क्रेटिनिन की बेस पे करते हैं. क्रेटिन आपके जो है वो प्रोड्यूस होता है लिवर में और हमारे ये स्केलेटल मसल्स का बाय प्रोडक्ट है. It has to be filtered by the glomerulus and excreted through the urine. So हम एज्यूम करते हैं इसके केस में कि ये जो है वो रीअब्जॉर्ब्ड ट्यूब्यूल्स में नहीं होता, तो इसकी बेसिस पे हम जो है वो एक किडनी फंक्शन की ट्रू पिक्चर ले सकते हैं. नॉर्मल क्रेटिनिन क्लियरेंस जो होता है वो 125 ml पर मिनट फॉर मैन है और फॉर फीमेल्स जो होता है वो 115 है. Remember that after the age of 30, 1% of the GFR is lost per year. और इसी फार्मूला और इसी कंसीडरेशन को सामने रखते हुए डिफरेंट इक्वेशंस डिराइव हुई हैं. Nothing is that how could you estimate the kidney function. उसमें आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस टाइम बाय टाइम साइंटिस्ट ने डिराइव की हैं. एंड द फर्स्ट इक्वेशन वाज द कोकरॉफ-गॉल्ट इक्वेशन, और ये पहली इक्वेशन थी जिसके बाद अब काफ़ी मॉडिफिकेशंस आ गई हैं, बट स्टिल इट इज़ द मोस्ट कॉमन इक्वेशन we are using for kidney function estimation. Secondly, इसके बाद जो डेवलप हुई वो modification of diet in renal disease formula and chronic kidney disease epidemiological collaboration के साथ जो डेवलप हुई है. इनको स्पेसिफिकली यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि देयर वाज सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ द कोकरॉफ-गॉल्ट इक्वेशन, और जो कि उसको एड्रेस किया गया एमडीआरडी इक्वेशन में, और फर्दर उसमें मॉडिफिकेशन की गई है सीकेडी ईपीआई इक्वेशन में. एंड दिस इज द मोस्ट रिसेंट वन जो कि 2009 में इंट्रोड्यूस हुई है. उसके अलावा फर्दर और इक्वेशन थी जैलेफी मेथड एंड सेलाज़ार, जो कि हमारी टुडेज प्रेजेंटेशन के स्कोप से बाहर है, बट जस्ट वांट टू मेक यू नोटिस कि ये भी हमारे पास इक्वेशंस हैं और ये ओवरवेट और ओबीज पेशेंट्स के लिए कंसीडर की गई थी. लेकिन बाद में सीकेडी और ईपीआई इक्वेशन जो है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट इस वक्त काउंट होती है. थर्ड जो चीज़ हम अक्सर इग्नोर कर रहे होते हैं वो ये कि लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज में हमने कोकरॉफ-गॉल्ट इक्वेशन, एमडीआरडी, इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज़ नहीं करनी. उस स्पेसिफिक केस के अंदर हमें श्वार्ट्ज फार्मूला को यूज़ करना है बच्चों के अंदर.
अदरवाइज हमारी क्रेटिनिन क्लियरेंस की एस्टिमेशन ठीक नहीं होगी. Now start with the Cockcroft equation. It is the typical equation and we all have learned a lot about it. हमें जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में इस फॉर्मूले को ना मेमोराइज करने की ज़रूरत है, ना इसको जो है वो फर्दर हमें वन बाय वन चीज़ों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत है. इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसके अंदर क्या पैरामीटर्स यूज़ होते हैं. इसके अंदर एज यूज़ होती है, बॉडी वेट यूज़ होता है, उसके अलावा जेंडर स्पेसिफिकेशन है और सीरम क्रेटिनिन यूज़ होता है. Now, as it is mentioned कि body weight use होता है, so it is very much important कि आप कौन सा weight लेंगे. In certain situations, you have encountered with underweight or overweight situation. So what would you do in that particular case? In that particular case, you have to calculate the ideal body weight of the patient. सो फॉर अदरवाइज आपके पास जो है वो फॉल्स रीडिंग आएगी. फॉल्स रीडिंग कैसे आएगी? जितना वेट ज़्यादा होगा उतनी क्रेटिनिन क्लियरेंस ज़्यादा होगी और हमें लगेगा कि पेशेंट की किडनीज बिल्कुल ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड वो क्या होगा कि पेशेंट का किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होगा एंड वी वुड इग्नोर दैट. So we must know that how we can calculate the ideal body weight. It is mentioned over here in the slide के आपने इसको height से correlate करना है. You can take the snapshot of this slide and also that these slides would be shared with you people. तो बात को समझने का यहाँ पे ये है कि आपने एक्यूरेट वेट को यूज करना है, अदरवाइज ये आपके पास ओवर या अंडर एस्टिमेशन की तरफ लेकर जाएगा. नाउ हियर इज एन एग्जांपल जो मैं हाइट रिलेटेड और वेट रिलेटेड बात करना चाह रही हूँ कि मेल है वो 40 इयर्स उसकी एज है, बॉडी वेट उसका 70 kg है और सीरम क्रेटिनिन उसका 1 mg/dl है. हाइट आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, जो आपके पास वेट अवेलेबल है यू कैन गो विद. इन सर्टन सिचुएशन, खास तौर पे ओपीडी के केसेस में आपके पास हाइट नहीं होती और जो हमारे लोग रिटेल फार्मेसिस्ट पे काम कर रहे हैं उनके पास भी ये ऑप्शन नहीं होती. तो इन दैट केसेस ये बात है कि आपको हार्ड एंड फास्ट नहीं जाना, बट यू कैन एस्टिमेट एंड यू हैव टू एस्टिमेट. सो यू करें तो आपके पास जो इक्वेशन का रिजल्ट आएगा जिसमें हम आइडियल बॉडी वेट 66.2 kg को यूज करेंगे. क्रेटिनिन क्लियरेंस जो है वो हमारे पास 91 आएगी. दैट इज मोर नियर टू द दैट व्हाट वी हैव एस्टिमेटेड बिफोर विदाउट हाइट. But see another example in that female of age 40, body weight 60 and serum creatinine 1 mg. हाइट अब आपके पास अवेलेबल नहीं है अभी भी, तो इस केस में आपके पास क्रेटिनिन क्लियरेंस कितना है? 70.8 ml per minute है. बट अगर इसकी हाइट आपके पास अवेलेबल है, इसी सेम सिचुएशन को हम लेकर आगे चलते हैं और यू हैव हाइट, और उसकी बेसिस में जब आपने क्रेटिनिन क्लियरेंस को कैलकुलेट किया वो 56.8 है. तो देर इज अ बिग डिफरेंस एंड सर्टन टाइम्स जो है वो आपके पास बॉर्डर लाइन डिफरेंस आ रहा होता है जहाँ पे आपने डोज एडजस्ट करनी है और नहीं करनी. So it is important and I would advise कि whenever it is possible consider the height while calculating the creatinine clearance through the Cockcroft equation. Now another equation is MDRD formula. लेवी equation कहते हैं इसको. इस बताने का उसको यहाँ पे क्या मकसद है, इस equation को देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, that because we don't have to calculate it. इसको बताने का ये है कि इसके अंदर बेसिकली रेस का फैक्टर इन्वॉल्व है. अफ्रीकन अमेरिकन के अंदर और एशियंस के अंदर जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और क्रेटिनिन क्लियरेंस के फैक्टर्स डिफर करते हैं. उसी की बेसिस के ऊपर ये इक्वेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई थी 2002 में आफ्टर द कोक्रॉफ्ट इक्वेशन, और इसके अंदर जो है वो रेस का फैक्टर इन्वॉल्व है. Third equation is the chronic kidney disease epidemiological collaboration, CKD-EPI equation है. ये most recent and most accurate equation है. इसके अंदर जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेस के साथ साथ इसके अंदर एज रिलेटेड, क्योंकि स्टार्ट में मैंने एक बात की थी कि जो एज है आफ्टर 30 उसके बाद 1% डिक्लाइन इन GFR आता ही आता है. अभी इससे पहले कोई भी इक्वेशन जो है वो एज में स्प्लिट नहीं कर रही थी. तो इस इक्वेशन के अंदर बेसिकली एज के फैक्टर को भी इन्वॉल्व किया गया है कैलकुलेशन के अंदर. यू कैन सी इट ओवर हियर कि ब्लैक फीमेल लेस देन 62 में आपने 0.7 का फैक्टर मल्टीप्लाई करना है और ग्रेटर देन 62 में आपने 0.7 के फैक्टर के साथ इसको ग्रेटर देन 0.7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है.
Schwartz formula for the children, इस equation के अंदर you have nothing to do with the weight of the patient, you have to consider the height only. और उसके अलावा इसके अंदर जो है वो एक कांस्टेंट फैक्टर यूज होता है जो कि स्पेसिफिक एज के अंदर स्पेसिफिक है, और इसके अंदर भी जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन है. कंपैरिजन ऑफ द एस्टिमेट्स है. अभी जितनी सारी इक्वेशंस हैं हमेशा अक्सर हमें जो है वो एक क्यूरीज भी आती हैं और एक कंफ्यूजन रहती है कि व्हाट टू डू विद और कौन सी इक्वेशन मोर एक्यूरेट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम जो है वो पहले अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कौन सी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और हमने कब कौन सी इक्वेशन को यूज करना है और किसको कब इस्तेमाल करना है. Now first look at this over here कि Cockcroft God एक एग्जांपल यहाँ पे कोड की है क्योंकि वो सारी डिटेल्स ऑफ कैलकुलेशन नहीं है. Cockcroft God इक्वेशन से अगर हमने एक पेशेंट का कैलकुलेट किया क्रेटिनिन क्लियरेंस दैट वाज 51.4 मिल पर मिनट है. सेम पेशेंट के लिए जब हमने MDID के साथ इसको कैलकुलेट किया दैट वाज 45.2 मिल पर मिनट. एंड ये एक्सपेरिमेंटल आइसोटोप मेथड है. दिस इज टेकन फ्रॉम द गाइडलाइन. दिस होल एग्जांपल पब्लिश्ड पेपर से ये डाटा उठाया हुआ है. आइसोटोप डाइल्यूशन मेथड से इसको एनालाइज किया तो दैट वाज 44.6. नाउ यू कैन इजीली सी ओवर हियर कि आइसोटोप मेथड जो है उस जो कि मोर एक्यूरेट काउंट होता है दैट इज मोर नियर टू द MDRD इक्वेशन एस्टिमेट. But for the Cockcroft-Gault equation, it is far apart. So that is because of the certain factors I have discussed with you, like weight and age. Now that कि glomerular filtration rate की utilization कहाँ पे है, अक्सर ये चीज़ confusing भी होती है और considered उस तरह से separately नहीं की जाती. GFR की बेसिस के ऊपर हम बेसिकली CKD को डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सी स्टेजेस की डिजीजेस हैं. ठीक है, और इसी की बेसिस पे की जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल गाइडलाइंस किडनी के अंदर यूज होती है उसने अपनी एक स्पेसिफिक क्लास ऑफ स्टेजेस डिफाइन की हुई है. बट डू नॉट कंफ्यूज दिस स्टेजिंग पैरामीटर विद दैट ऑफ द ड्रग डोजिंग पैरामीटर, जिसके अंदर हमारी डिफरेंट, उसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि स्टेजेस हैं, बट रिमेंबर दैट कि उसके केसेस में हमारी डिफरेंट एडजस्टमेंट पैरामीटर्स हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर ड्रग डोजिंग जो मेजॉरिटी ड्रग्स हैं 90% ड्रग्स हैं वो लेस देन 50 के ऊपर एडजस्ट हो रही होती हैं. फिर एक विंडो है 25 से 50, कहीं पे 20 से 40 के दरमियान है, कहीं पे कहीं से 10 से 50 के दरमियान है. वो हर ड्रग की डिफरेंट एक विंडो है. यहाँ पे एक जनरल सी मेंशन की हुई है कि 10 to 50 के अंदर उसकी एडजस्टमेंट इतनी होगी. तो इन दो चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना. एंड वी मस्ट, बीइंग अ फार्मासिस्ट, वी मस्ट नो अबाउट द CKD stages because in number of times जो है वो पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर या कोई क्यूरी जो आती है उस पर CKD की स्टेज मेंशन होती है, वहाँ पे आपका ये मेंशन नहीं होता कि क्या GFR है. So you have to adjust the dose accordingly. So here is the example of Shifa Lab, specifically for my employees over here, कि हमारे पास अक्सर ये confusion create होती है. जो हमारे पास creatinine clearance की report generate होती है उसके end के ऊपर हमारे पास CKD EPI equation के through GFR calculate हुआ होता है. That is over here. और हम अक्सर जब dose adjustment कर रहे होते हैं अक्सर लोग जो हैं वो इसको कंसीडर करते हुए डोज एडजस्ट करते हैं, बट इन रियलिटी दिस इज नॉट ट्रू. वी हैव टू कंसीडर द रिक्वायर्ड इक्वेशन स्पेसिफाइड फॉर द ड्रग्स. It is the question usually asked by the pharmacist and sometimes जो है वो practitioners इस बात को पूछते हैं कि इस ड्रग के लिए आपने कौन से वाला यूज करना है, कि क्रेटिनिन क्लियरेंस को यूज करें डोज एडजस्टमेंट करते हुए और या फिर GFR को यूज करें. ये एक बड़ी कॉमन सी एम्बिग्विटी है और वो उसकी बात की समझ नहीं आती. तो हेयर इज दैट कि ये आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से स्पेसिफाई होगी. इसका सिंपलेस्ट आंसर ये है कि आपकी जो प्रोडक्ट का लीफलेट होता है वो आपको बेटर गाइड करेगा, क्योंकि Cockcroft-Gault इक्वेशन जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में, मैंने बिल्कुल स्टार्ट में कहा था कि इसकी कुछ लिमिटेशंस है लेकिन इट इज स्टिल इन कॉमन यूज. वाई? बिकॉज जब ये FDA ने फर्स्ट टाइम इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके बाद से जितनी रिसर्च स्टडीज हुई कि रीनल डोज एडजस्टमेंट इस ड्रग की क्या होगी, जो भी कोई न्यू ड्रग आती है उसकी रीनल डोज एडजस्टमेंट भी देखी जाती है. तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर Cockcroft-Gault इक्वेशन को ही यूज करते हुए रीनल डोज एडजस्टमेंट्स प्रोवाइड की गई हैं.
सो स्टिल हमारे पास जो अभी डाटा अवेलेबल है ज़्यादातर ड्रग्स का, वो कोक्रॉफ-गॉल्ट इक्वेशन की बेस पे या क्रेटिनिन क्लियरेंस की कैलकुलेशन की बेस पे अवेलेबल है। बट जो अब न्यू एडवांसमेंट आ रही है या न्यू रिसर्चेज आ रही है, वो आपके पास GFR की बेस पे है। सो अगर आपका प्रोडक्ट लीफलेट ये बताता है कि एट दिस GFR एडजस्ट दिस वन, सो यू कैन गो विद दैट। एंड प्रोडक्ट लीफलेट के अलावा कुछ ड्रग रेफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट कॉमनली यूज्ड एट शिफा इज अप टू डेट, उसके अंदर भी कुछ ड्रग्स का आपके पास GFR की फॉर्म में है और कुछ ड्रग्स का आपका क्रेटिनिन क्लियरेंस की फॉर्म में है। तो यू हैव टू पिक अप दैट वन। उसके अलावा इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है एम्बिग्युइटी के अंदर कि हमने इस पेशेंट की GFR की जो रिपोर्ट है वो GFR के बेसिस पे था, लेकिन एडजस्टमेंट कर दिए क्रेटिनिन क्लियरेंस की बेस के ऊपर। उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट ओवरडोजेज की तरफ चला जाता है। नो डोजिंग एडजस्टमेंट इन रीनल फेलियर को हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी कुड गो स्टेप बाय स्टेप। अब तक ये कि हमने इसके लिए इक्वेशन कौन सी यूज करनी है ये हमने क्लैरिफाई कर लिया। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले यू हैव टू डू सम assumptions रिलेटेड टू द पेशेंट। ट्रू फॉर्म में रीनल फंक्शन को एनालाइज करना इज नॉट एन ईजी, और प्रैक्टिस के अंदर तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यू हैव टू कंसीडर सर्टेन assumptions के जो आपके पास रीनल फेलियर के पेशेंट हैं उनकी नॉर्मल क्लियरेंस है और वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिसेप्टर सेंसिटिविटी ये इक्वल्स टू द नॉर्मल पर्सन ही है इनिशियली जब हम इसको कंसीडर करेंगे। और लाइक इसके अंदर कोई एब्जॉर्प्शन डिफर नहीं की, जितनी एब्जॉर्प्शन यूरेमिक पेशेंट में है उतनी ही एब्जॉर्प्शन हम अज्यूम करेंगे नॉर्मल के इक्वल, और उसके बाद हम क्रेटिनिन क्लियरेंस की बेस पे एडजस्टमेंट करेंगे। assumptions related to the drugs है, इस ड्रग के बारे में हमने ये assume करना है कि ड्रग के काइनेटिक्स सिमिलर हैं टू द नॉर्मल पर्सन, ड्रग्स क्लियरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द क्रेटिनिन क्लियरेंस। इसमें हम जो बेसिकली बताने की बात है कि हमने सिर्फ एक चीज को assume करना है और वो ये कि हमारी जो ड्रग है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द क्रेटिनिन क्लियरेंस ऑफ द CKD पेशेंट। अदरवाइज उसकी एब्जॉर्प्शन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मेटाबॉलिज्म ये सारा का सारा सिमिलर है एक नॉर्मल पर्सन के इक्वल। It is done to start the or initiate the therapy, and later on we consider these factors also: absorption, metabolism. Drug has the same tissue uptake, volume of distribution. Assumptions and the dosing regimen के अंदर further आपके पास क्या आ जाता है कि जो अभी assumptions हमने की हैं they are valid but they are exceptions. तो best way क्या है कि इनिशिएट द थेरेपी बेस्ड ऑन दीज assumptions क्या थी मैं रिपीट करूंगी। एब्जॉर्प्शन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और जो है वो ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म वो सिमिलर है एक नॉर्मल पर्सन के। और उसके बाद क्या है कि हम एज टू द पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि अक्सर हम पेशेंट का यूरिन आउटपुट जो है वो रिलेट नहीं कर रहे होते, तो पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स को देखते हुए फिर हम अडाप्ट करना शुरू कर देंगे। Learn and adapt the process may involve the correction for the assumptions. जब हम डोज एडजस्टमेंट करते हैं फॉलो द इंटेक्ट नेफ्रॉन हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस एक बड़ा सिंपल सा है, वो ये कि या तो आपका नेफ्रॉन फुली वर्केबल होगा या आपका नेफ्रॉन जो है वो नॉन फंक्शनल होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस के आपके पास पार्शियल फंक्शनिंग नेफ्रॉन नहीं होता। इसी चीज़ को सामने रखते हुए ये हाइपोथेसिस डेवलप किया गया कि डोज रिडक्शंस आर यूजुअली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ द रीनल इम्पेयरमेंट। और वो आपने डिग्री ऑफ रीनल इम्पेयरमेंट को कैसे एनालाइज करना है, सिंपली क्रेटिनिन क्लियरेंस की बेस पे। इससे पहले वाली बातें शायद वर्बली थी तो आपको समझ ना आए, इक्वेशन के फॉर्म में आई वुड एक्सप्लेन कि रीनल इम्पेयरमेंट, अब यहाँ पे आपने डोज ऑफ द रीनल इम्पेयर्ड पेशेंट को कैलकुलेट कैसे करना है। डोज ऑफ द नॉर्मल पर्सन मल्टीप्लाई विद द क्रेटिनिन क्लियरेंस of the normal person, multiply with the creatinine clearance of the affected person divided by the creatinine clearance of the normal person. Like इस equation में it is very much clear कि you just have to consider the patient's creatinine clearance and not considering the other pharmacokinetic parameters. सेकेंड इसकी ऑप्शन आपके पास क्या आ जाती है कि फ्रैक्शन एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड ड्रग को देखते हुए आप जो है वो कैलकुलेट कर लें। इसमें भी यही है कि क्रेटिनिन क्लियरेंस ऑफ द पेशेंट डिवाइडेड बाय द क्रेटिनिन क्लियरेंस ऑफ द नॉर्मल पर्सन है। फ्रैक्शन एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड से मुराद ये है कि वो ड्रग जो कि पूरी की पूरी रीनली एक्सक्रीट हो रही है। सिंपलेस्ट इसकी ये है कि अगर कोई ड्रग 50% रीनली एक्सक्रीशन शो कर रही है, जो कि हमारे ड्रग के लिटरेचर में डाटा अवेलेबल होता है, सो यू हैव टू रिड्यूस द 50% ऑफ दैट डोज।
इसी तरह से अगर कोई ड्रग आपकी 100% रीनली एक्सक्रीट हो रही है तो अब इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि 100% रिड्यूस करनी है. यू हैव टू रिड्यूस एटलीस्ट 90% ऑफ दैट ड्रग. और मेरा ख्याल है कोई भी ड्रग 100% तो रीनली एक्सक्रीट नहीं कर रही होती, तो आपने एक वो प्रोपोर्शन उठाना होता है स्पेसिफिकली. Drug dosing is not one size fit all and consideration of the whole regimen is important. ये नहीं है कि मैंने एक केस के ऊपर जो पैरामीटर्स को अप्लाई किया है वो दूसरे के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा. एवरी पेशेंट इज डिफरेंट एंड वी हैव टू कंसीडर दैट. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेशेंट सेप्सिस की कंडीशन में है और उसको सेप्सिस के ही वजह से AKI डेवलप हो रहा है. सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इन दिस केस कि आप जो है वो उसकी एंटी माइक्रोबियल्स की डोज एडजस्ट करेंगे या फिर उसको जो है वो सेप्सिस से रिकवर करवाएंगे. इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी जो अंडर डोजिंग है वो ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी उस पेशेंट के लिए एज कम्पेयर टू द ओवर डोजिंग है. तो ये नहीं कि जी इट इज़ फैक्ट के हमने जो है वो डोज एडजस्टमेंट करनी ही करनी है. लाइक फॉर एग्जांपल मीरोपिनम की आपने डोज एडजस्टमेंट लाजमी करनी है, बट अगर आप पेशेंट जो है वो सेप्सिस के साथ है तो आपने पेशेंट के वाइटल्स को, पेशेंट के पैरामीटर्स को, जैसा मैंने कहा कि यूरिन आउटपुट को, इन सब चीज़ों को देखते हुए उसकी डोजेज एडजस्टमेंट करनी है. क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में अगर आप डोज एडजस्ट कर देते हैं और वो क्या पता उसके लिए अंडर डोजिंग की तरफ हो तो वो उसके लिए ज़्यादा टॉक्सिक होगी. सिमिलरली थर्ड स्पेसिंग पैरामीटर स्टार्ट इन्वॉल्विंग. उसमें क्या होता है कि जो आपकी मेम्ब्रेन्स होती हैं वो एब्जॉर्प्शन एंड रीअब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रही होती. तो उस तरह की सिचुएशंस में भी हमें पेशेंट को देख के ये चीज़ डिसाइड करनी होती है कि हम आइदर ड्रग को कितने लेवल के ऊपर रिड्यूस करें. नाउ स्टार्ट विद दिस कि आपने कौन कौन सी ड्रग्स के साथ डोज एडजस्टमेंट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज अबाउट द लोडिंग डोज. लुक एट द लोडिंग डोज इक्वेशन जो कि कंप्राइज होती है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द कंसंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट. Here is nothing to do with the clearance. So ये इस इक्वेशन को डालने का भी मकसद यहाँ पे यही था कि we must know that कि लोडिंग डोज में हमें यूजुअली एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती. फॉर एग्जांपल कोलिस्टिन की एग्जांपल लिया जो कि एक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है. हम इसकी सिचुएशन में भी पेशेंट आइदर डायलिसिस का हो चाहे CKD का हो, स्टेज 4 किडनी क्रोनिक किडनी डिजीज हो, AKI डेवलप हो रहा हो, वट एवर द केस इज, हम इसके केस में लोडिंग डोज पेशेंट को उतनी ही देंगे जो एक नॉर्मल केस को दे रहे होते. क्योंकि लोडिंग डोज का सिंपल मकसद क्या होता है कि हम स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को जल्दी अचीव कर लें. जो मेन एडजस्टमेंट के पैरामीटर्स आते हैं वो सारे के सारे आपके मेंटेनेंस डोज पे आते हैं. और मेंटेनेंस डोज की चूंकि ये इक्वेशन है कि क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज इक्वल मल्टीप्लाई विद स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन. सम गाइडलाइन सजेस्ट कि आप जो हैं वो दोनों चीज़ें कर सकते हैं. दोनों चीज़ों में आपके पास क्या आ जाती हैं कि डोज रिडक्शन कर सकते हैं और या फिर आप साथ क्या कर सकते हैं, डोजिंग इंटरवल को बढ़ा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को कम कर सकते हैं, BD को OD कर सकते हैं, या फिर डोज को रिड्यूस कर सकते हैं, 1 ग्राम को 500 mg कर सकते हैं. और कुछ सिचुएशंस में आप दोनों काम कर रहे होते हैं. बट इट इज़ वेरी स्मार्ट कि आपने कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी है. देयर आर सर्टेन इक्वेशंस और सर्टेन जो है वो काइनेटिक मॉडल्स हैं जिनकी बेसिस पे ये बात डिसाइड होती है. और अक्सर इसीलिए ड्रग्स का हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है कि आपने किसकी फ्रीक्वेंसी कम करनी है, किसकी डोज रिड्यूस करनी है. बट टू कंसीडर इन योर माइंड इज दैट कि ये प्रॉपर कैलकुलेशन होती है. अगर आप उस कैलकुलेशन में, वो एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन के अंदर अगर आप टाइम को चेंज करना चाहते हैं तो भी आपके पास आंसर आएगा, और अगर आप डोज को रिड्यूस करना चाहते हैं तो भी आपके पास आंसर आएगा. बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपने डिसीजन कैसे लेना है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन जो है वो मैंने बताया कि प्रोडक्ट लीफलेट पे ये बातें पहले से डिसाइडेड होती हैं. क्यों? एक्सपेरिमेंटल डाटा की बेसिस पे. दूसरी तरफ क्या है कि अगर आप डोज को रिड्यूस करते हैं वो आपके कांस्टेंट लेवल्स को तो मेंटेन करती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि हाई रिस्क ऑफ द टॉक्सिसिटीज डेवलप हो जाती हैं. सो उसके जो आपकी नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं उसकी केसेस में आपने क्या करना है कि डोज को रिड्यूस नहीं करना, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में टॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. लेंथनिंग द डोजिंग इंटरवल के अंदर आपके पास क्या आ जाता है कि टॉक्सिसिटी का रिस्क तो ज़्यादा होता है लेकिन सब थेराप्यूटिक के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो जो ड्रग्स जिनका नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स है और जिनके अंदर आपने एक प्रॉपर स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को रखना है, फॉर एग्जांपल एंटी एरिथमिक और जो कि आपकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, आपने एक स्पेसिफिक लेवल को मेंटेन रखना होता है.
तो उस वक्त आपने बड़ा क्रिटिकली इसको देखना है कि हमने लेंथन करना है इंटरवल को या फिर हमने डोज को रिड्यूस करना है। डोजिंग रेजिमेंट स्ट्रेटेजी से मैंने बताया था कि आपने या तो डोजिंग इंटरवल को रिड्यूस करना है और उसी डोज को रिड्यूस करना है और इंटरवल को अफेक्ट आप कर सकते हैं, और या फिर ऑन द अदर हैंड आपने क्या करना है कि प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन कर देना है। अब उसकी सिचुएशन में जो मैं आपको बता रही थी कि एक इक्वेशन है जिसमें आप प्रॉपर्ली कैलकुलेट कर देते हैं, उसके बाद व्हाट वुड यू डू इन द केस इफ यू गेट द आंसर ऑफ 18 आर्ली। अब 18 आर्ली का जो रेजिमेंट है वो प्रैक्टिकली ना नर्स के लिए इजी है परफॉर्म करना और ना ही पेशेंट्स के लिए घर पे परफॉर्म करना इजी है। तो उसके केस में कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि डोज रिड्यूस करने की बजाय हम फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर देते हैं, वो आपके लिए बेटर एप्लीकेबल होगी। सो वन मस्ट नो और टेक होम मैसेज क्या है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। आपने क्या करना है, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को लेते हुए साथ के साथ पेशेंट और इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक कि पेशेंट उस बात को अडॉप्ट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, हमें तब करना है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का जो है वो क्रेटिनिन क्लियरेंस लेस देन 50 ml पर मिनट है। वेनकोमाइसिन हम इसके केस के अंदर क्या करते हैं कि 1 ग्राम ओडी देते हैं, बट थिंग कैन बी कम इनटू वंस माइंड कि हम 500 mg बीडी क्यों नहीं देते। तो इसका आंसर अभी मैंने पिछली स्लाइड में आप लोगों को दिया है कि जो नेफ्रो इस तरह की सिचुएशन में जब आप क्या करते हैं डोज को रिड्यूस करते हैं, उसकी केसेस में टॉक्सिसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा। तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि इंटरवल को बढ़ा देना है। सिमिलरली फॉर एग्जांपल ये आपके पास सिचुएशन है कि पेशेंट का क्रेटिनिन क्लियरेंस 20 to 40 के दरमियान है और ओजेल्टामाविर जो कि टैमी फ्लू के नाम से मेडिसिन है, फ्लू के अंदर इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन के अंदर हम देते हैं। थेराप्यूटिकली अगर पेशेंट को आपने देनी है और उसका क्रेटिनिन क्लियरेंस जो है वो 26 के राउंड अबाउट है, एंड इट इज़ अ रियल लाइफ एग्जांपल। ये हमारे पास क्यूरी रिसीव हुई थी जिसकी डोजिंग बनती है एज पर प्रोडक्ट लीफलेट और एज पर अप टू डेट रेफरेंस, वो बनती है 33.5 mg बीजी फॉर इन्फ्लुएंजा। लेकिन अब हमारे पास हॉस्पिटल में जो अवेलेबल उस वक्त स्ट्रेंथ थी वो थी 75 mg टैबलेट। तो इसकी सिचुएशन में ये है कि जब आपके पास एक ड्रग ही अवेलेबल एक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ में है, देन व्हाट कुड यू डू फॉर दैट। उस सिचुएशन में भी आपने बीडी की बजाय 75 mg ओडी टैबलेट उस केस को देनी है। Now it is the important thing to consider treat the patient and not the disease। जिस तरह मैंने अभी आपको एक सेप्सिस की बात बताई कि सेप्सिस के केस में आपने उसका सेप्सिस भी ट्रीट करना है, AKI को सामने रखना है लेकिन आपने उस पेशेंट को भी ट्रीट करना है। एंड सेकेंडली यहाँ पे जो है वो कुछ पेशेंट्स के पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं जिनको हमने लाजमी कंसीडर करना है। जिस तरह अभी कोक्राफ-गॉल्ट इक्वेशन को डिस्क्राइब करते हुए मैंने आपको बताया कि वो इक्वेशंस जो हैं वो हमारी एज और जेंडर पे डिपेंड करती हैं और सम टाइम जो है वो आपकी जो कुछ इक्वेशंस रेस को भी इन्वॉल्व करती हैं। ये दीज आर कम्स अंडर द पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, बट देयर आर आल्सो सर्टेन डिजीज रिलेटेड फैक्टर। पेशेंट जो है वो कैकीजिक है, उसका मसल मैस ही कम है, तो उसका क्रेटिनिन क्लियरेंस से हमें लग रहा होगा कि पेशेंट इज नॉर्मल, हिज किडनीज आर वर्किंग प्रॉपरली, लेकिन देयर माइट बी अ चांस कि पेशेंट की जो है वो किडनी डैमेज का एलिमेंट हो। सो यू हैव टू रूल आउट दीज थिंग्स ऑल्सो। सिमिलरली पेशेंट जो है वो प्रोटीन डाइट ज़्यादा ले रहा है, आपके पास ओपीडी में रिसीव होता है पेशेंट। For example, although we don't have culture over here like to the pharmacist to sit in the clinics, but pharmacist is also at the pharmacies, they can also check the patient's creatinine. It comes that the doctor has not adjusted the dose of the patient as per the creatinine. Now there are two chances कि patient की diet related factor भी हो सकता है। Secondly, हाँ, it might possible कि adjustment वाकई ना हुई हो। So these things or these factors must be in your mind while considering the creatinine clearance and dose adjustment. There is a thing कि मैंने जब स्टार्ट में कहा था कि हम मेनली फोकस करेंगे रीनल डोज एडजस्टमेंट्स के ऊपर एंड नॉट फॉर द डायलिसिस, बट फ्यू टेस्ट आई वांट टू गिव यू अबाउट द डायलिसिस बिकॉज डायलिसिस इज इटसेल्फ अ बिग टॉपिक और इसको हमने इसलिए डिटेल में डिस्कस नहीं किया कि वी वुड प्लान इन फ्यूचर टू डिस्कस ओनली द डायलिसिस। डायलिसिस के अंदर जो है वो बेसिकली मल्टीपल चीज़ों को देखा जाता है, ड्यूरेशन को देखा जाता है, टाइप ऑफ द फिल्टर को देखा जाता है, टाइप ऑफ द ड्रग को देखा जाता है, ये सारी चीज़ें। बट वन थिंग यू मस्ट कंसीडर इन योर माइंड इज दैट कि जो ज़्यादातर लोएस्ट ड्रग्स होती हैं वो आपने यूज़ करनी होती है, लेकिन वही वाली बात है कि टाइप ऑफ डायलिसिस पे चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं।
एग्जाम्पल इज ऑफ द कोलिस्टिन, जो कि CRRT के अंदर कॉन्टिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में सबसे ज़्यादा जारी होती है। 6.5 MIU BD, ये नॉर्मल डोज से भी ज़्यादा जा रही है। नॉर्मल डोज 9 MIU पर डे है और वो 13 MIU पर डे जा रही होती है। सो सिचुएशन बाय सिचुएशन और जो है वो कि आप किस टाइप का डायलिसिस यूज़ कर रहे हैं वो डिफर करता है। बट एक जो मेजॉरिटी के केसेस में क्या होता है कि आपकी लोएस्ट ड्रग्स जो हैं वो इसमें यूज़ हो रही होती हैं। सिमिलरली ड्रग रिलेटेड फैक्टर्स भी होते हैं। ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट कंसीडर होता है, ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी, प्रोटीन फाइंडिंग, ये ऑल दीज फैक्टर्स आपको हेल्प आउट करते हैं कि डायलिसिस में आपने उसकी कैसे एडजस्टमेंट करनी है। उसके अलावा प्रोसीजर रिलेटेड फैक्टर्स हैं, जैसा मैंने बताया कि कितना ड्यूरेशन होगा, टाइप ऑफ डायलेजर क्या होगा, हाई फ्लक्स है वाइडली, जो कि हमारे पास लो फ्लक्स भी यूज़ होता है लेकिन ज़्यादातर हाई फ्लक्स को हम यूज़ करते हैं। ब्लड का फ्लो रेट कितना है, फिर आपका डायलिसिस का ड्यूरेशन कितना है, ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो कंसीडर करते हैं उसके अंदर। तो देयर आर द फ्यू एग्जांपल्स, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि ड्रग्स को हम इंडिविजुअली ना डिस्कस कर सकते हैं, ना करेंगे, और ना ही आप आज के लेक्चर का स्कोप है। बट कुछ ऐसी ड्रग्स जो कि हम रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं, ये इसके अंदर हमने मतलब थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं इसके ऊपर कि लिपिड लोअरिंग थेरापीज में आपके पास डिफरेंट जो ड्रग्स आती हैं उसके अंदर जो क्लोफिब्रेट एंड फिनोफिब्रेट है हमारे पास, ये रूटीन में मेडिसिन जारी होती है, बट वी यूजुअली नॉट कंसीडर द क्रेटिनिन ऑफ दोज पेशेंट्स। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आज के बाद जो खासतौर पर रिटेल और ओपीडी के फार्मासिस्ट हैं हमारे, वो जब कभी भी इस ड्रग को डिस्पेंस करने लगेंगे तो पेशेंट का क्रेटिनिन ज़रूर देख लें। और जिनके पास क्रेटिनिन को देखने की या क्रेटिनिन की रिपोर्ट अभी पेशेंट्स के पास अवेलेबल नहीं है या फिजिबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, तो यू कैन सिंपली आस्क वन क्वेश्चन कि आपको गुर्दों का तो नहीं कोई मसला, ठीक है। सिंपल पेशेंट की लैंग्वेज के कुछ सवाल करके हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल डायबिटिक है, सो यू मस्ट बी मोर विजिलेंट, बिकॉज डायबिटीज़ के साथ डायबिटिक नेफ्रोपैथी एक ओल्ड एज में लाजिम मलजूम बात है। सिमिलरली स्टैटिन्स के अंदर जो ज़्यादा कंसीडर करने वाली ड्रग है रोसुवास्टैटिन है। रोसुवास्टैटिन हम किडनी के इम्पेयर्ड पेशेंट्स के अंदर 10 mg से ज़्यादा नहीं दे सकते। इफ़ यू आर गोइंग टू डिस्पेंस 20 mg और 40 mg, then you must have to consider these factor also. But these cannot be performed if you do not memorize these types of the drugs while addressing the patients. सिमिलरली कार्डिक मेडिसिन के अंदर आ जाती हैं। ऑल्दो जो हम एस इनहिबिटर्स हैं, इनके बारे में, एस इनहिबिटर्स एंड एआरबीज के बारे में हमें ये बात पता है कि ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी में ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं, लेकिन ये क्रेटिनिन क्लियरेंस जो है वो तो भी रीअरेंजमेंट में इसका रोल है। So you have to consider the dose adjustment in these cases also. Potassium sparing diuretics are contraindicated. सिमिलरली एंटीकोगुलेंट्स में भी एंटीकोगुलेंट्स तो हमारी वो ड्रग्स हैं जो कि आपके पास हाई अलर्ट मेडिकेशंस में आती हैं। हाई अलर्ट से मुराद ये है कि जो भी मेडिकेशन सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स हैं उसके अंदर वो ड्रग्स जिनकी वजह से पेशेंट रिलेटेड ऐसे हार्म जो पेशेंट का डैमेज ज़्यादा कॉज करते हैं उनको हम कहते हैं। तो इसके अंदर अगर आप पेशेंट की डोज एडजस्टमेंट को नहीं एड्रेस करेंगे तो व्हाट हैपन्स एट द एंड, पेशेंट ब्लीड, एंड पेशेंट ब्लीड कैन लीड्स टू द पेशेंट डेथ ऑल्सो। सो we must have to consider these factors also. And secondly कि जो हम रूटीन में जो यूज़ करते हैं क्लेक्सेन या मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन्स, लोअर मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन्स हैं वो लेस देन 30 के ऊपर उनका यूज़ रिक्वायर्ड नहीं होता। सो इन दैट केसेस यू हैव टू स्विच द पेशेंट्स टू द हेपरिन बिकॉज हेपरिन डज नॉट रिक्वायर द रीनल डोज एडजस्टमेंट। Similarly, there are the few examples of the antipsychotics and anti-epileptic agents जिनके अंदर आपने डोजेज एडजस्टमेंट करवानी है। हाइपोग्लाइसेमिक हमारी जो पॉपुलेशन है वो डायबिटिक है 25% ऑफ द पॉपुलेशन, ये तो बहुत रूटीन की मेडिसिन है, इनके केसेस के अंदर हमारे पास आ जाती हैं। फर्दर ये हमारी रूटीन की मेडिसिन है जिसके अंदर जो है वो ड्रग एडजस्टमेंट्स हैं। ये डिफरेंट, ये मतलब कि डूगो की जो गाइडलाइंस है ये वहाँ से ही डाटा उठाया हुआ है हमने। यू कैन ऑल्सो टेक दिस प्रेजेंटेशन को आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं या फिर अपना एक रेफरेंस डेवलप कर दें जिसकी सिचुएशन में आपको ये बात पता हो कि हाँ हमने हमारी फार्मेसी में ये मेडिसिन अवेलेबल है एंड वी हैव टू इनकाउंटर फॉर द रीनल डोज एडजस्टमेंट इन दैट स्पेसिफिक मेडिसिन।
एंटीबायोटिक्स जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऑलमोस्ट ऑल द एंटीबायोटिक्स रिक्वायर्ड द डोजेज एडजस्टमेंट्स एक्सेप्ट द फ्यू वन जिसमें आपके पास आ जाती है सेफेलोस्पोरिन्स की ज़्यादातर एडजस्टमेंट नहीं होती, फ्यू केसेस में आप एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं, बाकी लाइनजोलिड है, मेट्रोनिडाजोल है। और इसके अंदर एक चीज़ और कि लाइनजोलिड अगर उसकी डोज एडजस्टमेंट नहीं है तो इसका अब ये मतलब भी नहीं है कि जहाँ पे हमें वैन देनी थी हम उसको सीकेडी के पेशेंट को लाइनजोलिड पे स्विच कर दें। वी कैन एड्रेस द बैंक ओवर देयर। सो बस ये पता होना चाहिए कि हमने किस ड्रग के अंदर कौन सी डोज एडजस्टमेंट करनी है। So here is the activity or the case study for you people. You receive a prescription at OPD pharmacy and the patient was being dispensed with these medicines. So can anyone answer that? Is there anything wrong with this prescription or not? You can comment in the chat box also. सही है, अब हम इसको आंसर किए बगैर पहले आगे चलते हैं कि सबसे पहले ये सवाल आता है कि आप बैठ के क्रेटिनिन क्लियरेंस इतनी वर्कलोड के साथ क्रेटिनिन क्लियरेंस को कैसे कैलकुलेट करें, इतनी बड़ी इक्वेशन होती है और जब आपके पास नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं तो आप कैसे हरिका करें। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि दे आर सर्टेन एप्स जो कि आपको विद इन दी सेकेंड्स कैलकुलेट करके दे देती हैं क्रेटिनिन क्लियरेंस। यू मस्ट नो दीज एप्स। एमडी कैल्क है जो कि फ्रीली अवेलेबल है मोबाइल ऐप की फॉर्म में, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेडस्केप जो कि फ्रीली अवेलेबल है, आप उसके अंदर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अप टू डेट जिनके पास एक्सेस है वो भी इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। नो यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड्स इसलिए एंटर की हैं कि जो कि आपको हेल्प कर दें कि हमने इन ऐप्स को कैसे यूज़ करना है। हम लोग यहाँ पे शिफा में ज़्यादातर एमडी कैल्क को यूज़ करते हैं, तो उसी के हवाले से मैंने आपको एक डेमो देने की कोशिश की है कि क्रेटिनिन क्लियरेंस वहाँ पे आप सिंपली टाइप करेंगे एमडी कैल्क में तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी और जो फर्स्ट ऑप्शन है वही कोकरॉफ गोल्ट इक्वेशन है, वो नीचे ये देखिए मेंशन भी किया हुआ है। उसके अलावा आपके पास MDRD GFR इक्वेशन अगर इसकी बेसिस पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपके पास ड्रग का लिटरेचर ऐसा अवेलेबल है जो कि GFR का डाटा आपको दे रहा है। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द MDRD इक्वेशन की बेसिस पे आप GFR कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली CKD EPI इक्वेशन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप MD कैल्क पे टाइप करेंगे, ये सारी ऑप्शंस होंगी या उसके ऊपर, और श्वार्ट्ज फार्मूला जो कि बच्चों के लिए यूज़ होता है वो ऑप्शन भी वहाँ पे अवेलेबल है। नाउ पिछली एग्जांपल जो अभी मैंने आपको शो की है उसको हम दोबारा डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले ये कि आपने इस ऐप को किस तरीके से यूज़ करना है। एज आपके पास अवेलेबल होती है, पेशेंट का वेट है और क्रेटिनिन है। वेट यहाँ पे पेशेंट का 92 मेंशन है और क्रेटिनिन 2.3 है। रिजल्ट यहाँ पे आपके पास आता है 52 ml पर मिनट आ जाता है। इट्स ओके अगर आपको इसका आंसर यानी कि यहाँ पे आपके पास मीरोपिनम की जो डोज बनती है वो 1 ग्राम TID है। यू कैन डिस्पेंस टू द पेशेंट 1 ग्राम TID, बट इन द केस अगर आप इसके अंदर हाइट ऐड करेंगे तो ये आपको MD कैल्क ऑटोमेटिकली आइडियल बॉडी वेट की बेसिस पे एडजस्टमेंट दे देगा। नाउ यू कैन सी ओवर हेयर कि यहाँ पे अगर हम 43 को देखें तो 43 के ऊपर मीरोपिनम की डोजिंग बनती है, लेकिन अगर हम हाइट का पैरामीटर इग्नोर करें तो फिर हम रीनल डोज एडजस्टमेंट नहीं करेंगे उस ड्रग की। सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जहां आपसे पॉसिबल हो वहां पे आप हाइट को कंसीडर करें और स्पेसिफिकली ओबीस पेशेंट्स के केसेस में आप इसको कंसीडर करें। ये एक है कि फर्दर हमने ड्रग रेफरेंसेस को कैसे यूज़ करना है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट रेफरेंसेस हैं। हम यहाँ पे अप टू डेट को कंसीडर करते हैं। एमडी ये जो मेडस्केप है उसके अंदर भी रीनल डोज एडजस्टमेंट्स हैं। तो बस ये कि आपके पास क्रेटिनिन क्लियरेंस आ गया, वो भी विद इन दी सेकेंड्स आ गया। फर्दर आपने ड्रग का नाम टाइप करना है अपनी एक स्पेसिफिक ऐप में, चाहे वो मेडस्केप है चाहे अप टू डेट है। वहाँ से आपने रीनल इम्पेयरमेंट देखनी है और वहाँ से आपके पास चार्ट आ जाएगा। तो इट इज़ वेरी इजी, इट डज नॉट टेक मच टाइम जितना हमें लगता होता है, और वी डोंट हैव टू कैलकुलेट। इस सारी डेमो देने का या इस सारे उसका यही मकसद था कि आज के बाद, क्योंकि हमने ड्रग्स को ना आपको इतना एफिशिएंटली सारी मेमोराइज कर सकता है एकदम से, टाइम के चीज़ें याद हो जाती हैं, लेकिन अगर आप इन एप्स को रूटीन में यूज़ करेंगे तो इट वुड हेल्प और एड अप इनटू द पेशेंट्स सेफ्टी प्रोफाइल। शिफा में हम एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं एज अ KPI ऑफ द ड्रग एंड पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर। वहाँ पे हम डेली बेसिस पे जिन पेशेंट्स का क्रेटिनिन डीरेंज्ड हो जाता है, मेल में 1.2 से ज़्यादा और फीमेल्स में 1.1 से ज़्यादा,
तो वो ऑटोमेटिकली हमारे सीनियर्स ने, हमारे मैनेजर्स ने ये रिपोर्ट डेवलप की हुई है जो कि ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाती है, और उसके बाद हम उस रिपोर्ट को, यहाँ का जो DPIC डिपार्टमेंट है उस रिपोर्ट को इंडिविजुअली एनालाइज करता है और हर पेशेंट की एडजस्टमेंट्स करते हैं। उसकी बेसिस पे हमारे IPD के जो पेशेंट्स हैं उनकी हम एडजस्टमेंट करते हैं, और दैट इज ऑल्सो मोर एफिशिएंट फॉर द पेशेंट सेफ्टी। बट OPD के केसेस में मेरी OPD के फार्मासिस्ट से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं वो जब कभी भी ऐसी मेडिकेशन जो आज की लिस्ट के बाद आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि हमने किसी इसमें एडजस्टमेंट करनी है, उन पेशेंट्स का क्रेटिनिन को देखें और उनको एडजस्ट करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन के जो क्यूरी मैंने आपसे की थी कि इस उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। आई थिंक मुझे अभी आंसर तो किसी का नहीं रिसीव हुआ, मैं ही बता देती हूँ इसके अंदर कि यू कैन सी ओवर है कि इसके अंदर नोवा सोर्स रीनल अवेलेबल है, दैट इंडिकेट्स कि पेशेंट को कोई किडनी का प्रॉब्लम है। सो विद रूटीन और विद दैट पैसेज ऑफ टाइम यू कैन आइडेंटिफाई कि अच्छा इस पेशेंट को किडनी का इशू है। कुछ सर्टेन CKD की मेडिसिन हैं, जिस तरह लोफॉस होगी, सोडामिंट होगी, ये वो मेडिसिन हैं जो कि CKD का पेशेंट यूज करता है, एरिथ्रोपोइटिन होगी, तो वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा। तो उसकी बेसिस पे एक पेशेंट को मिरोक्विनम 1 ग्राम TID जाना is not the appropriate dose. So you can also intervene to the patient prescription in this way also. Thank you so much for your attention to attend this seminar. Questions are welcome. अच्छा, कुछ लोगों ने चैट में सवाल किए हुए हैं, जितनों का पॉसिबल है अभी फौरन इस टाइम के दौरान आंसर देना आई वुड डू, और जिनका नहीं, अगर रह भी गया तो मैं जो थ्रू ईमेल आप लोगों को आंसर्स करूंगी। उमेरा अल्ताफ ने ये पूछा है कि AKI में सिर्फ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स की डोज को एडजस्ट करना होता है या सबको। इनिशियली जो है ना, ये बहुत अच्छा सवाल है कि जो हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस हैं और जितना भी अभी ज़्यादातर डाटा है वो CKD के लिए है, वो स्टेबल आपके क्रेटिनिन की बेसिस पे है। लेकिन जो AKI के केसेस में आपने एज पर सिचुएशन को लेकर चलना होता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह अभी बात है कि नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स को ही सिर्फ एडजस्ट करना है या नहीं, उसके अंदर आपने नेफ्रोटॉक्सिक को भी एडजस्ट करना है और जो दूसरी ड्रग्स हैं उनको भी देखना है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स यूरिन आउटपुट। उसके साथ साथ आपने ये देखना है कि आप लीस्ट नेफ्रोटॉक्सिक को ऑप्ट करो। फॉर एग्जांपल अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के आप एग्जांपल ले लें, उसके अंदर आपके पास जेंटामाइसिन सबसे ज़्यादा टॉक्सिक आ जाती है। इफ़ यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट विद अमाइनो ग्लाइकोसाइड, तो आप उसकी जो कम टॉक्सिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यू कैन गो विद दैट वन। जिस तरह अमाइनो ग्लाइकोसाइड वो अमीकासीन आ जाती है आपके पास, उससे आप यूज कर सकते हैं। सेकेंडली उसके अंदर आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन होती है कि आप डोजिंग को एडजस्ट करते हैं, TID की बजाय आप OD की डोजिंग दे रहे होते हैं, तो उसकी बेसिस पे आपका जो किडनी के ऊपर इम्पैक्ट होता है वो कम पड़ जाता है।